शेयर करके मॉडल लगा दें तो मैं एक बार समराइज कर दूंगा कि मैंने क्या बातचीत की थी। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि ये तो पिछले वेबिनार से जुड़ा हुआ है। मैंने कुछ चीजें तब कही थी और कुछ साथियों ने कहा कि अगर और सवाल जवाब होते तो अच्छा रहता, तो इसलिए फिर मुजाहिद साहब और सदाकत साहब ये सब लोग मान गए कि भाई एक और सेशन होना चाहिए और उसमें फिर ज्यादातर हम वक्त सवाल जवाब पे ही लगाएंगे। तो लेकिन मैं फिर भी आपके लिए थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ। मैंने बुनियादी तौर पे ये कहा था कि जितनी भी सोशल साइंस है, जितनी भी हिस्ट्री की डिस्कशन है और जो पढ़ाई लिखाई है इसकी, जो आप टीचिंग करते हैं क्लासेस में, उसमें कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और वो चीजें क्या हैं, इसको मैंने एक मॉडल के रूप में पेश किया था। मॉडल का पहला नुक्ता ये है कि तज्जिया के मुद्दे क्या हैं, प्रॉब्लम फॉर एनालिसिस। एनालाइज हम क्या कर रहे हैं, किस चीज की तज्जिया कर रहे हैं, उसका मुद्दा क्या है, और उसके बारे में मैंने आपको कई मसाइल दिए थे, कई उदाहरण दिए थे, एग्जाम्पल्स दिए थे। और जब आप कोई सवाल उठाते हैं, जैसे कि मैंने उस वक्त ये सवाल उठाया, मैं अभी एक ही एग्जाम्पल आपके सामने रख रहा हूँ कि हिंदुस्तान का जो कौमी मुहिम थी, वो एक ऑल इंडिया मास मूवमेंट 1919 और 20 के ही आसपास क्यों बनती है, उससे पहले क्यों नहीं बनती, उसके बाद क्यों नहीं बनती। पहली बार, तो पहली बार ये मूवमेंट, मतलब जो नेशनल मूवमेंट है, जो वो मुहिम है, जहाँ जो 1880-70 की दहाई से शुरू हुई, वो 1919-20 में आकर ही एक ऑल इंडिया मास मूवमेंट क्यों बनती है। ऐसा 1930 में क्यों नहीं होता पहली बार, या 1890 में क्यों नहीं होता, 1905 में क्यों नहीं होता। तो जब हम इस तरह के सवाल का जवाब देंगे तो हम देखेंगे कि हम एक अपनी समझ बनाएंगे, उस समझ को पेश करेंगे जवाब की शक्ल में। और वो जो समझ है, कुछ ना कुछ उसमें दलाइल होंगे, दलाइल के साथ साथ कुछ बयानी होगी और नैरेटिव होगा, कुछ किस्सा गोई होगी। और ये जो किस्सा हम रचेंगे, ये कुछ हकायक पर टिका होगा, फैक्ट्स ऑफ द केस। फैक्ट्स जो हैं वो एविडेंस से आएंगे, सबूत से आएंगे। सबूत कुछ जराए से आएगा, सोर्स, किसी ना किसी सोर्स से आएगा। तो पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं समराइज करते हुए कि हमें अपनी टीचिंग में, अपनी लर्निंग में एक लिंक बनाना चाहिए सोर्सेज, एविडेंस, फैक्ट्स, नैरेटिव, आर्ग्यूमेंट के बीच। यानी कि जो जराए हैं, जो सबूत हैं, जो हकायक हैं, जो हमारी बयानी है, जो हमारे दलाइल हैं, इनके बीच एक लिंक होना चाहिए। और ये लिंक होना चाहिए इस तरह से कि हम उस सवाल का जवाब दे रहे हैं जो हमने तज्जिया का मुद्दा उठाया है। जितना ये लिंक अच्छा होगा, उतना ही आपकी हिस्ट्री या सोशल साइंस बेहतर होगी। और ये चीज सिर्फ हिस्ट्री में ही नहीं, मैंने आपसे ये अर्ज किया था कि सोशल साइंसेस, मैंने 4 या 5 किस्म की सोशल साइंसेस की बात की थी। 5 उसमें मजबून थे, एक हिस्ट्री, एक सोशियोलॉजी, इमरानियत, एक पॉलिटिकल साइंस, सियासी उलूम, एक इकोनॉमिक्स, माशियत, और जोग्राफिया। तो इन सभी सब्जेक्ट्स पे मैं समझता हूं कि ये चीज लागू होती है। अब हम एविडेंस को, सोर्सेस को, फैक्ट्स को, इन सब चीजों को किसी ना किसी पर्सपेक्टिव से, जो नंबर 5 पे है यहाँ पे आपके सामने, किसी ना किसी पर्सपेक्टिव से या नुक्ता निगाह से देखते हैं। हमारी निगाह क्या है, हमारी नजर क्या है। और उसमें मैंने 3 नुक्ते उठाए थे पर्सपेक्टिव को लेकर ही। पहला तो ये कि पर्सपेक्टिव और प्रेजुडिस में क्या फर्क है। दूसरा ये कि अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हैं किसी चीज को लेकर, एंगल्स ऑफ विजन अलग हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो इसलिए अलग हैं क्योंकि कोई ना कोई प्रेजुडिस्ड है।
जहां प्रेजुडिस या जहां तासुब नहीं भी होता है तो भी अलग अलग नुक्ता निगाह हो सकती है। और फिर मैंने ये कहा था कि एक हेटेरोग्लोसिया या मल्टी वोकैलिटी होनी चाहिए, जिसमें हम तरह तरह की वॉइसेस के बीच में एक डायलॉग कायम करें, जो तर्जुमानी है उस मसले की, उस मुद्दे की। और एक तर्जुमानी नहीं है, लोग अपने अपने तरीके से उसको, उस तर्जुमानी को पेश करेंगे। तो जो लोगों की अलग अलग इंटरप्रिटेशंस हैं, उन इंटरप्रिटेशंस में हम एक डायलॉग बनाएं। और मैंने आपके साथ एक पीटर बर्ग का एक बड़ा 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 ही इम्पोर्टेंट पॉइंट शेयर किया था कि द इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट should come through a conflict of interpretations. So जब हम interpretations का conflict पेश करते हैं स्टूडेंट्स के सामने, लिसनर्स के सामने, रीडर्स के सामने, तो उससे हम किसी भी conflictual situation को ढंग से इंटरप्रेट कर पाएंगे। और आखिर में मैंने आपको ये कहा था कि ये सब जब हम करते हैं तो हम जब हिस्ट्री लिख रहे हैं, जब ज्योग्राफी लिख रहे हैं, जब हम माशियत की बात कर रहे हैं, तो हम कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट्स और कैटेगरीज, कुछ तसव्वुरात और कुछ अक़साम का इस्तेमाल कर रहे हैं। और वो क्या है? उनमें जो टेक्निकल करेक्टनेस है, जो उनमें उनकी जो डेफिनेशनल फीचर्स हैं, वो हमें ढंग से पता होने चाहिए, ढंग से हमारे सामने वो आने चाहिए। और मैंने उसका आपको कई तरह के मसाइल दिए थे। मिसाल के तौर पे मैंने कहा था कि देखिए, देश और राष्ट्र में, यानी कि वतन, मुल्क और कौम में फर्क होता है। लेकिन अगर सोशल साइंटिस्ट ये जानेगा नहीं कि कौम क्या चीज़ है, कौमियत क्या चीज़ है, वतन क्या होता है, तो वो कैसे अपना काम कर पाएगा। ये जो डिस्टिंक्शंस हैं, कई बार बड़ी फाइन डिस्टिंक्शंस होती हैं पेट्रियोटिज्म और नेशनलिज्म में। तो पेट्रियोटिज्म क्या है, हुब्बे वतनी क्या है, कौम परस्ती क्या है। तो इसको समझने के लिए वतन और कौम में भी फर्क समझना पड़ेगा। और ये समझना पड़ेगा कि जिसको हम नेशनलिज्म कहते हैं, वो एक मॉडर्न, एक जदीदी कंस्ट्रक्ट है। तो जब तक हम इस तरह की चीज को ढंग से नहीं समझेंगे, हमारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी ही नहीं होगी। अभी मैं सदाकत साहब से बात कर रहा था, मैंने फिर से उनको वही मिसाल दी कि इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, लेकिन अगर बच्चों से 12वीं में पूछा जाए कि भाई सरमाएदारी क्या चीज है, तो लोग नहीं बता पाते हैं। अब सरमाएदारी एक सिस्टम है, एक निज़ाम है, उसका एक टाइम पीरियड है, और उसके कुछ सेंट्रल फीचर्स हैं। जब तक हम उसके लक्षण नहीं बता पाएंगे कि वो है क्या, वो कॉन्सेप्ट क्या है, उसका तसव्वुर क्या है, और वो जागीरदाराना निज़ाम से कैसे अलग है, तो हम किस तरह से कोई भी बहस कर सकते हैं? कर ही नहीं सकते। तो इसलिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी और कैटेगरीज को लेके क्लैरिटी, जिसको मैं अंग्रेजी में कह सकता हूं एक तरह की टेक्निकल करेक्टनेस, ये भी बहुत जरूरी है, ये होनी चाहिए। मैं एक आखिरी मिसाल आपको देता हूं। अभी किसी बच्ची से मैं कल ही बात कर रहा था, 7वीं जमात की बच्ची है। तो वो इल्तुतमिश, आप जानते हैं, जो दिल्ली सल्तनत के बादशाह थे, उनके बारे में मुझसे पूछ रही थी। तो हमारी बात हुई उन गुलामों के बारे में जो उस वक्त बादशाह भी बने या जो बड़े बड़े वजीर भी बने, सिपा सलार बने इल्तुतमिश के। तो मैंने उनको पूछा कि ये स्लेव किंग्स क्या हैं, ये स्लेव्स भी हैं और किंग्स भी हैं, ये कैसे हो सकता है? तो अब ये स्लेव किंग जो है, जो हम कहते हैं कि ये गुलाम वंश है, ये स्लेव डायनेस्टी है, तो ये कैसे है कि डायनास्ट्स भी हैं और स्लेव्स भी हैं? तो ये जो इलीट स्लेवरी है,
जहां पे स्लेव वजीर है, जहां पे स्लेव सिपा सलार है, इसको, और वो बिकता और खरीदा भी जाता है खुद। तो इस कैटेगरी को समझना बड़ा जरूरी है कि एग्जैक्टली कैटेगरी है क्या। तो इस तरह से कैटेगरीज को, कॉन्सेप्ट्स को समझना बेहद जरूरी है। नहीं तो हम अपने सोशल साइंस का ढंग से एनालिसिस कर ही नहीं पाएंगे। तो कहने का मतलब है कि कोई भी सोशल साइंस हो, अब मैं कंक्लूड कर रहा हूं, कोई भी सोशल साइंस हो, कोई भी हिस्ट्री का मौजू हो, उसमें मेरे हिसाब से ये 6 एलिमेंट्स आते ही आते हैं। पहली बात ये कि सवाल क्या है, मुद्दा क्या है, मुद्दा क्या है। दूसरी बात कि उस मुद्दे को लेके जो आप समझ बनाएंगे, उस समझ में दलाइल क्या है, बयानी क्या है। ये दलाइल और बयानी कैसे हकायक पे टिके हुए हैं, हकायक किस तरह से सबूत पे टिका हुआ है, सबूत किस तरह से कुछ जराए पे या सोर्सेज पे टिका हुआ है। लेकिन इन सब चीजों को हम हिस्टोरियंस, सोशल साइंटिस्ट्स, जो लोग ये उलूम करते हैं, वो किसी न किसी नुक्ता निगाह से देखते हैं। तो वो सारी नुक्ता निगाहें वो क्या हैं, वो नजरें क्या हैं, जिन नजरों से हम इन चीजों को देखते हैं, अलग अलग स्कॉलर की अलग अलग नजर क्या है, और उन इंटरप्रिटेशंस में, उनकी तर्जुमानी में हम किस तरह का एक डायलॉग बनाते हैं, गुफ्तगू बनाते हैं, जिससे कि हम रियलिटी को समझते हैं। और फिर आखिर में ये कि हम इस रियलिटी को जब समझते हैं और इसको रिप्रेजेंट करते हैं लैंग्वेज के जरिए, तो हम कुछ ना कुछ तस्वुरात और कुछ अक़साम इस्तेमाल कर रहे हैं, और उनकी टेक्निकल समझ हमें होनी चाहिए। मेरा दावा ये है, और ये वाकई मेरा दावा है, कि सोशल साइंस और हिस्ट्री करने में ये 6 बड़े बड़े मुद्दे या नुक्ते हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं। और सारी सोशल साइंस, सारी हिस्ट्री इन 6 नुक्तों के इंटरप्ले से ही चलती है। अगर कोई 7वां नुक्ता है तो आप मुझे बताइए। मुझे नहीं लगता कि आप कोई 7वीं, 8वीं, 9वीं या 10वीं या और बातें अगर करेंगे सोशल साइंस कैसे की जाती है इसके बारे में, तो वो सारी बातें मेरे ख्याल से इन ये जो 6 एलिमेंट्स हैं, इन 6 एलिमेंट्स में से किसी ना किसी का सबसेट ही होगी, इसी का हिस्सा होगी। क्योंकि बुनियादी तौर पे ये 6 एलिमेंट्स हैं जिनके जरिए, जिनके इंटरप्ले के जरिए सारी की सारी सोशल साइंस और हिस्ट्री की जाती है। तो मैं यहाँ रुकता हूँ। अब आप जितने भी सवाल हों आप जरूर पूछें। पिछली बारी देखिए, ये जो वेबिनार हो रहा है दूसरी बार, ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि प्रोफेसर फराह फारूकी ने भी मुझसे कहा कि सवाल बहुत अच्छे थे, सवाल बहुत अच्छे थे, लेकिन सवालों के लिए वक्त ही नहीं रहा। तो 10-15 मिनट का वक्त था सवालों के लिए, कि उसमें भी 4 सवाल बहुत अच्छे आए। तो इसलिए मैं आज भी ये उम्मीद रखता हूं कि आपके सवालात बहुत अच्छे होंगे। जी शुक्रिया आपका। किसी ने शबाना मैम ने हाथ उठाया था, आप सवाल पूछ सकती हैं अनम्यूट करके। गैलरी व्यू में चलें। सलमान साहब, गैलरी व्यू में चलें। हाँ, अभी सवाल कर सकते हैं। जी जी जी। प्रोफेसर अनिल साहब, कफील बोल रहा हूँ। जी जी कफील साहब, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है सर। बिल्कुल कफील साहब आ रही है, आपका इस्तेमाल। हाँ हाँ, शुक्रिया शुक्रिया। नहीं, मैं आपका लास्ट सेशन भी अटेंड किया था, पिछला सेशन तो। और उसके बाद ये जो सब्जेक्ट है ये तो काफ़ी डेप्थ वाला सब्जेक्ट है। जी। मतलब इसके समझ के लिए मुझे लगता है कि सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए,
लोगों को, तभी वो ज़्यादा से ज़्यादा समझ सकते हैं इन चीज़ों को। और आज के साइंसी दौर में जी, मेरा समझ है कि आज के साइंसी दौर में जब लोग फैक्ट्स पे जाते हैं, फिगर्स पे जाते हैं, चार्ट्स होते हैं, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा मुनहसर करते हैं। उनको इन वन शॉट उनको चाहिए होता है कि फिगर्स मिल जाएं और फैक्ट्स मिल जाएं, रिपोर्ट्स मिल जाएं, उसके बिना पे वो अपना ख्याल और अपना फाइनल रिजल्ट देते हैं, है ना। तो अभी ये जो सब्जेक्ट है इसमें ये दो, आई थिंक दो स्कूल ऑफ थॉट्स हमेशा रहेगा इसमें। ये तकरार तो हमेशा रहेगा कि हमारा जो नज़र है, नुक्ता नज़र है, वो कुछ और है और आपका नुक्ता नज़र कुछ और होगा। तो इसमें एक तरह का एक तरह से बनाना, मतलब कि एक नुक्ते पे सभी को लाना एक मुश्किल काम ज़रूर है। अगर सो आई वाज टॉकिंग, हाँ, सो मैं आपके पहले पॉइंट की बात कर रहा था, फैक्ट्स एंड पर्सपेक्टिव्स एंड प्रेजुडिस। या सो मेरा जहाँ तक कहना मानना है कि ये तरबियत पे है, जिस बंदे की तरबियत जैसी हुई है, उसके ख्यालात जैसे बने हैं बचपन से लेकर के, और फिर जब वो एक लेवल पे पहुंच जाता है और उसके बाद किसी चीज़ को पे गौर करता है, तो उसके जो पहले से जो दिमाग में जो चीज़ें बैठी हुई हैं उस पे ही वो डिसाइड करता है। सो ये मैं जस्ट आपसे इजहार करना चाह रहा था। यहाँ पे तकरार तो रहेगा ही रहेगा, तकरार को आप पूरी तरह से नकार नहीं सकते। जी 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 जी, बिल्कुल। तो मेरा कहना है इसमें दो चीजें हैं। नंबर एक, तो हाँ, तकरार रहेगी, कई चीजों में रहेगी, और इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो मौजू हैं और ये जो मजबून हैं, ये ऑलमोस्ट बाय डेफिनेशन थोड़े अनस्टेबल हैं, फजी हैं। मैंने पिछली बार भी फजीज और टेकीज की बात की थी। थोड़े से फजी हैं क्योंकि रियलिटी ही फजी है। और ये जैसे जैसे हम इस काम में आगे बढ़ते हैं और अपनी सोशल साइंस को और पुख्ता करते हैं, उसमें मश्क करते हैं तो हम सीखते हैं कि भाई हमें इस फजी रियलिटी को देखना है और इससे घबराना नहीं है कि हम इसको बहुत साफ तौर पे एक ही कंक्लूजन हम अगर ना दे पाए कि यही एक कंक्लूजन है मेरी रिसर्च की, तो उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। बल्कि जैसे कि मैंने आपको पिछली बार बताया, रिचर्ड प्राइस का कहना तो ये था कि मैं कोई एक कंक्लूजन दे ही नहीं सकता हूँ। 18वीं सदी सूरीनाम में की जो तारीख है उसके बारे में मैं एक तरह से सोचता हूँ, लेकिन वहां के जो काले लोग थे एक दूसरी तरह से सोचते थे, वहां के जो मिशनरी थे तीसरी तरह से सोचते थे, वहां के जो डच हाकिम थे वो चौथी तरह से सोचते थे। और इसलिए मैं कोई कंक्लूजन नहीं देना चाहता हूँ। और जिन लोगों ने उनकी किताब की रिव्यू की वो पहले शुरू में घबरा गए कि ये क्या मतलब है कि ये किसी कंक्लूजन पे, किसी निचोड़ पे, किसी नतीजे पे पहुंचता ही नहीं है। पर वो कहता है कि नतीजे पे पहुंचना आसान नहीं है। आप मुझे ये बताइए, रिचर्ड प्राइस कहेंगे कि क्या प्रेमचंद, क्या डिकन्स, क्या कोई हार्डी, थॉमस हार्डी एक नतीजे पे पहुंचते हैं कभी अपनी कहानी में? उनकी कहानी तरह तरह से, लोगों की फिल्में, कहानियां, नॉवेल्स, अफसाने तरह तरह से इंटरप्रेट किए जा सकते हैं। तो पहली बात तो यह है दैट वी हैव टू बी कंफर्टेबल विद दिस फजीनेस, पहली बात। लेकिन दूसरी बात भी महत्वपूर्ण है, वो ये है कि हम जरूर कई बातों पर लोगों को दिखा सकते हैं कि वाकई ये हुआ। पिछली बार भी मैंने मिसाल दी थी कि अगर पहली अजीम जंग में बहुत तेजी से हिंदुस्तानियों को फौज में भर्ती किया गया और वो भी जबरदस्ती से, तो इसके लिए हमारे पास सबूत है। हम मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूं कि मैं एक ही जिले का आपको स्टैटिस्टिक देता हूं, और भी जिलों के हैं हमारे पास फिगर्स। गुजरांवाला में 1917 में एडल्ट मेल पॉपुलेशन अगर 100 थी तो एक आदमी फौजी था। 1918 में अगर एडल्ट मेल पॉपुलेशन 44 थी तो एक आदमी फौजी था। तो एक ही डिस्ट्रिक्ट में कितनी तेजी से वो रेशो, जो मिकदार है
फौजियों की और एडल्ट मेल पॉपुलेशन की कितनी तेजी से बदली है, इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने लोग भर्ती हुए हैं और फौज में, और उन 14 और 18 के बीच, वो पहली जो अजीम जंग थी उसके बीच उन ईयर्स में कितने लोग भर्ती हुए, ये फिगर्स हमारे पास हैं। बहुत सी चीजें हम फैक्चुअली दिखा सकते हैं, खासकर जहां पे क्वांटिटीज की बात है। मैं मिसाल के तौर पे आपको बता सकता हूं कि 1930 की जो मुहिम थी वो 1921 की मुहिम से बड़ी थी। मैं आपको ये बता सकता हूं कि जब गांधी ने साबरमती आश्रम बनाया अहमदाबाद में, तो उस जमाने में, आज से मैं कब की बात कर रहा हूं, 1915 की कर रहा हूं, आज से 105 साल पहले छोटा सा शहर था अहमदाबाद, गांव ही था एक तरह से, एक बड़ा सा गांव। और वहां पे जो उनके पहले मेंबरान थे आश्रम के, 25 थे, उनमें से 13 तमिलनाडु के थे। ये चीज कुछ दिखाती है कि गांधी का बेस सिर्फ गुजरातियों में या सिर्फ शुमाली हिंदुस्तान के लोगों में नहीं था, बल्कि जनूबी हिंदुस्तान के लोगों में भी उनका एक बेस था। तो इस तरह से देखिए, मैंने एक आर्ग्यूमेंट निकाला है उस एक छोट फिगर से। तो इस तरह से मैं समझता हूं कि काफी पर्सुएसिव आर्ग्यूमेंट्स फैक्ट्स और फिगर्स से निकाल भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ आपको पता ही नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है कि हर चीज में डिसएग्रीमेंट होगी, हर चीज में तकरार होगी। कई चीजों पे हम किसी निचोड़ पे भी पहुंच सकते हैं। तो ये दोनों बातें हैं। जी हाँ, जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि अगर हेल्दी आर्गुमेंट्स हो तो हम एक रिजल्ट पे जरूर पहुंच सकते हैं। जी शुक्रिया। अनिल सर, मैं साजिद बोल रहा हूँ झारखंड से। जी साजिद सर। जी सर, मैं यहाँ पे अलग अलग स्कूल, मेरा एक अपना स्कूल भी है और अलग अलग गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल भी। जी हेलो। जी 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 हेलो जी साजिद साहब, सुनाई पड़ रहा है, फरमाएं। हाँ, तो सोशल साइंस का जो सब्जेक्ट है उसमें ये लगता है कि ये उतना क्रिएटिव सब्जेक्ट नहीं लोग इसको समझते हैं। पहला तो ये, दूसरा ये कि इतना ज्यादा ओवरलोडेड है इंफॉर्मेशन का कि हम डूइंग नहीं कर पाते हैं बच्चों के साथ। तो इस पे कुछ हमें गाइड कीजिए कि हम डूइंग कैसे करें हिस्ट्री के साथ या फिर और भी सोशल साइंस के जो सब्जेक्ट है। जी 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 पहली बात तो ये कि मैं आप ही से पूछूंगा कि आप क्रिएटिव किस चीज को कहते हैं। जब आप कहते हैं कि क्रिएटिव नहीं है, तो आपका क्या मतलब ये है कि इसमें रोट लर्निंग बहुत है, ये मतलब है आपका कि लोग रट लेते हैं चीजें क्योंकि इंफॉर्मेशन हैवी है, इंफॉर्मेशन हैवी सब्जेक्ट है, लो इंफॉर्मेशन का लोड बहुत है, तो लोगों को, बच्चों को चीजें, फैक्ट्स, डिटेल्स रटनी पड़ती हैं और रट के उनको उगल देना होता है इम्तिहान में, इसलिए क्रिएटिव नहीं है। क्रिएटिव से आपका क्या मतलब है? बच्चे कुछ नहीं, अभी लास्ट आप आंसर कर रहे थे, अगर कुछ फैक्ट से कुछ डेटा से कुछ अगर फैक्ट निकल रहा है, कुछ नई चीज, तो इसमें हमें क्रिएटिविटी दिखती है। लेकिन ये चीज क्लासरूम के प्रैक्टिस में नहीं आ पाता है। सो हम ये कहना चाहते हैं। करेक्ट। तो क्लासरूम में यही मैं तो कह रहा हूँ ना इस मॉडल के जरिए कि ये क्लासरूम के प्रैक्टिस में अगर नहीं आता है, तो अगर एक तरह से ये मॉडल एक चेकलिस्ट भी है ना। अगर आप अपनी टीचिंग में कोई भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि भाई मैंने गुलाम बादशाहों की बात की, तो मैं देखूं तो सही कि मैंने क्या बच्चे को समझाया कि गुलाम बादशाह होता क्या है, गुलाम वजीर क्या होता है, कि वजीर भी है और गुलाम भी है। मैं कैटेगरी को ढंग से पेश करूं, ढंग से समझाऊं कि वो कैटेगरी क्या है, वो गुलाम वजीर की। अगर मैंने कोई फैक्ट उनके सामने रखा है, तो वो जो 10 फैक्ट्स मैंने, जब 10 हकायक रखे हैं, उनमें आपसी रिश्ता क्या है भाई, हम ये तो देखें। तो फिर से देखिए, प्रोफेसर फराह फारूकी यहाँ हैं। अब इन्होंने एक पुरानी दिल्ली के स्कूल पे 19 आर्टिकल्स लिखे हैं, 19 मजमून लिखे हैं इन्होंने, उनमें इन्होंने, और फिर किताब भी छापी है। तो उस किताब में इन्होंने ये बताया है कि जहां पे वो पुरानी दिल्ली का स्कूल है, उस स्कूल में जो बच्चे आते हैं किन किन बिरादरियों से आते हैं,
और उन बिरादरियों के बारे में बहुत सही फैक्चुअल डिटेल है, लेकिन वो किसी तरतीब से वहां दी गई है ना। वो सिर्फ एक के बाद एक इंफॉर्मेशन लोड नहीं है, जो आप बिल्कुल सही कह रहे थे कि बस इंफॉर्मेशन दे दी जाती है, ऐसा नहीं है। लेकिन उन फैक्ट्स को, उन बिरादरियों के जो हालात हैं, जो वहां के सूरत हाल है उस इलाके का, उसको बनाने में वो फैक्ट्स का वो इस्तेमाल करती हैं और आपके सामने पेश करती हैं कि दिल्ली 6 के उस इलाके में जिसकी वो बात कर रही हैं, वहां पे जो मजदूर मुस्लिम बच्चे पढ़ने आते हैं, उस इलाके में सूरत हाल कारखानों को लेके, काम को लेके, इकोनॉमी को लेके, वहां की लोकल पॉलिटिक्स को लेके क्या है। तो जब तक हम फैक्ट्स को इस्तेमाल नहीं करेंगे एक तस्वीर पेश करने में, किसी न किसी बयानी में हम कोई ना कोई बयानी उससे बनाएं या कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट, कोई दलील बनाए ना। क्योंकि सारी बात यह है कि सोशल साइंस में हमें कुछ ना कुछ अपना क्लेम तो करना है ना इंटरप्रिटेशन में। जब हम किसी भी सिचुएशन की तर्जुमानी करते हैं तो वी आर ऑलवेज मेकिंग अ सर्टेन क्लेम। अब ये बात सही है कि आप कह सकते हैं कि साहब मेरा क्लेम फाइनल क्लेम नहीं है, जैसे रिचर्ड प्राइस ने कहा, लेकिन कोई ना कोई क्लेम तो है। उस क्लेम को आपने डिफेंड तो करना है ना। आपने अगर कोई असर्शन करनी है तो उस असर्शन के पीछे, फैक्ट्स और फैक्ट्स के पीछे एविडेंस देना है। तो ये जब हम लिंक बनाएंगे और उस लिंक, उन दलाइल के जरिए फिर हम एक नैरेटिव पेश करेंगे, एक बयानी पेश करेंगे और उसमें डिटेल होगी, तो फिर वो इंफॉर्मेशन लोड चला जाएगा। इसको मैं एक और तरीके से समझा सकता हूं। मैंने कहा कि देखिए एक कैटेगरी है गुलाम वजीर की, जो कि क्लास 7 में जब हम इल्तुतमिश पढ़ाते हैं, जब हम अलाउद्दीन खलजी पढ़ाते हैं, ये सब पढ़ाते हैं, तो ये बिल्कुल सामने आता है कि साहब देखिए ये स्लेव डायनेस्टी है, देखिए इल्तुतमिश के स्लेव्स थे। अब कोई नहीं बताता है कि स्लेव डायनेस्टी क्यों है, ये किस तरह के स्लेव्स थे, किस तरह के गुलाम थे, कि गुलाम भी थे और वजीर भी थे। तो जब तक हम इस गुलाम वजीर की कैटेगरी में कंटेंट नहीं डालेंगे, फैक्ट नहीं डालेंगे, डिटेल नहीं डालेंगे, मुझे किसी ना किसी गुलाम वजीर की तस्वीर पेश करनी होगी ना, कि भाई देखिए ये फर्द था, ये फर्द गुलाम वजीर है, इसकी ये डिटेल है, ये यहाँ से आया है, बुखारा से चल के इल्तुतमिश के पास आया, इसने इस तरह का काम किया। वो फैक्ट्स जब तक हम वो डिटेल उस गुलाम वजीर के तसव्वुर में नहीं डालेंगे, तो कैसे बच्चे के दिमाग में ये समझ बनेगी कि ये किस्म क्या है गुलाम वजीर की, ये कैसा गुलाम है और कैसा वजीर है, वो कैसे बनेगी। तो कहने का मतलब ये है कि इन चीजों में एक इंटरलिंक जब करेंगे हम, तो उसमें डिटेल भी आएगी, उस डिटेल से डिस्क्रिप्शन आएगा, डिस्क्रिप्शन से नैरेटिव बनेगा, और डिस्क्रिप्शन और नैरेटिव के जरिए हम कुछ दलाइल पेश कर पाएंगे। ये इंटरकनेक्शन करना निहायत जरूरी है। मैं यही कह सकता हूँ आपके सवाल के जवाब। जैसे मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, इजाजत हो आपकी? जी, मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ पढ़ाई जी, जरूर। में। जैसे मैं सोशियोलॉजी पढ़ा रहा था, तो मैंने बच्चों को बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दिए थे, मैरिज सिस्टम के हवाले से। कास्ट सिस्टम है, उसके अलावा किंगशिप है, मैरिज सिस्टम है, फैमिली सिस्टम है। तो काफी बच्चे समझे, कुछ बच्चे नहीं समझ पाए, लेकिन मोटे मोटे तौर पे मैंने समझा दिया अच्छे से। जी। फिर बच्चों को मैंने 4 ग्रुप में डिवाइड किया, फिर उनको कहा कि आप क्वेश्चंस बनाएं, अपने चैप्टर को सामने रखे, जो आपको समझ में आ रहा है, जो आप समझना चाहते हैं। तो सब बच्चों ने बैठ के क्वेश्चंस बनाए अपने हिसाब से। फिर मैंने बच्चों को 4 ग्रुप में डिवाइड करके 4 अलग अलग गाँव में भेज दिया और कहा कि आप अपने गाँव में जाओ, वहाँ के बड़े लोगों से पूछो कि यहाँ का मैरिज सिस्टम क्या है, यहाँ के रूल्स क्या हैं, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, कब से चले आ रहे हैं। तो बच्चों ने पूरे गाँव में अलग अलग ग्रुप में जाके डिवाइड होके डिटेल में पूरी उन्होंने रिपोर्ट ली, अच्छे से समझा उसको, जो हमने चैप्टर में पढ़ा था उसको बहुत डिटेल में फैक्ट्स भी पढ़े उन्होंने, अलग अलग परसेप्शन भी उन्होंने वहाँ पे जाके समझा, अलग अलग बाइस को समझा। फिर हमने क्लास में आके उस पर डिस्कस किए बहुत अच्छे से। जो बच्चे समझ नहीं पा रहे थे, वो बच्चे ज्यादा दिलचस्पी के साथ अपने गाँव के बारे में बता रहे थे।
अलग अलग परसेप्शंस, अलग अलग बाइस्ड और अलग अलग अंडरस्टैंडिंग्स। फिर इसी की बेस पर वो बच्चे सोशियोलॉजी के सब्जेक्ट में बहुत दिलचस्पी लेने लगे। फिर इसका नतीजा ये हुआ कि सेमेस्टर के लास्ट में हमने बच्चों को दे दिया था लिखने के लिए असाइनमेंट्स, मकाले लिखने के लिए। बच्चों ने खुद टॉपिक सेलेक्ट किया था और उन्होंने तकरीबन, जैसे कास्ट सिस्टम है, मैरिज सिस्टम है, अलग अलग, उस पर उन्होंने 40 या 45, 20, 25 पेजेस पे डिटेल में उन्होंने अपनी इस्तेदाद के हिसाब से लिखा था और बहुत दिलचस्पी के साथ वो चीजों को समझे थे। जी जी बिल्कुल, तो बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, देखिए दो चीजें हुई हैं, मैं इसमें से दो चीजें निकालता हूं, और वो दो चीजें क्या हैं। पहला तो ये है कि आपने सिर्फ उनको किताब नहीं पढ़ाई, आपने उनको कहा कि आप खुद जाके पता कीजिए, और उन्होंने जाके वो तहकीकात की गांव में, और फिर उन्होंने जो उनकी अपनी प्रैक्टिस थी रिसर्च की, उस प्रैक्टिस में और जो किताब में पढ़ रहे थे उसमें एक रिश्ता बनाया होगा। किताब को उन्होंने अपनी सोशियोलॉजिकल प्रैक्टिस की नजर से देखा, और इसलिए वो किताब को ज्यादा समझ पाए। और दूसरा जो बड़ा काम आपने किया, आपने कहा कि आप मुकाला लिखिए। तो जब वो इतना 20-25 पेज का, 15 पेज का, 10 पेज का लिखेंगे, एक ऐसे एक मुकाला लिखेंगे, तो उनके सामने बहुत सी दिक्कत पेश आएगी। है ना, कौन से फैक्ट्स को सिलेक्ट करना है, कौन से फैक्ट्स इररिलेवेंट हैं, कौन से फैक्ट्स को कहाँ लाना है, किस तरतीब में पेश करना है, इन फैक्ट्स से हम क्या कहना चाह रहे हैं। है ना, टीचर पूछेंगे कि भाई आप कहना क्या चाह रहे हैं इनके जरिए, आप किस नतीजे पे पहुंच रहे हैं, आपके नतायज क्या है, आपका निचोड़ क्या है, आप क्या बात करना चाह रहे हैं। तो उस सारी जद्दोजहद से वो बच्चे गुजरेंगे और उससे वो बहुत कुछ सीखेंगे। जबकि सीबीएसई या हमारे मुल्क में आमतौर पे कोई भी बोर्ड हो, तो वो 12वीं में भी 300 अल्फाज से ज्यादा, 400 अल्फाज से ज्यादा किसी सवाल का जवाब बनता नहीं है, और वो भी रटा रटाया होता है। आपने उनको कहा कि आप 15 पेज लिखिए। तो ये जो दो बड़ी चीजें हैं, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत अहम है। तो इसी तरह का काम अगर हम करेंगे, तो जैसे साजिद साहब कह रहे थे, क्रिएटिव भी हो जाएगा सोशल साइंस, और एक समझ भी लोगों की बनेगी। सर, इस मॉडल में एक प्रॉब्लम है सर, उसमें एक ये कि क्योंकि मैं खुद ही बच्चों को कराने की कोशिश करता हूँ। जैसे यहाँ पे एक मेरे गांव में एक बंदे ने मरने से पहले अपना मकबरा बना लिया, और उसने कहा कि मेरी बीवी और मुझे इसी में दफन कर देना। एक बच्चा उस पे एक स्टोरी कवर लिख रहा था, मतलब उसी आर्कियोलॉजी जब पढ़ रहा था, मोन्यूमेंट्स वगैरह पे। तो चितरपुर नाम है मेरे गांव का, चितरपुर का ताजमहल और उसका, ये चितरपुर जमशेदपुर के पास है, करेक्ट जी, मतलब जमशेदपुर से 100 किलोमीटर। हाँ, मतलब ये रांची के करीब है ना थोड़ा। हाँ, रांची से और 40 किलोमीटर होगा। सही। हाँ जी। तो उस पे ये स्टोरी लिख रहे थे, लेकिन ये वक्त का बहुत ही ये लग जाता है टाइम। फिर बच्चा जो है पूरा अब गांव के बड़े बड़े बूढ़ों से बात करना, लेकिन उस पर रिलाई नहीं कर पाता है। एक बूढ़ा कुछ बोलता है, एक बूढ़ा कुछ बोलता है, वो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो वो बच्चा उस एज पे उन्हें बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो ये एक है कि वक्त का कैसे कंट्रोल किया जाए, या फिर क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा होता है, तो इस पे थोड़ा सा एक रोशनी डाल दें। तो देखिए, आपने दो चीजें उठाई हैं। पहली बात तो वक्त कितना लगाया जाए इस पे। मैं कहता हूं आप अगर एक मौजू भी ऐसे करा दें, एक मौजू करा दें ऐसे, 10 ना कराएं तो भी बहुत बड़ी बात है। उससे बच्चा बहुत कुछ सीखता है। और दूसरी बात यह है कि आपको 7वीं 8वीं में, 9वीं में भी, 6ठी में भी जो बोर्ड कह रहा है ये सिलेबस है, वो पूरा सिलेबस क्यों करना है भाई? आप उसको अपने आप छोटा बना सकते हैं। आप ब्रेड्थ की जगह, चौड़ाई की जगह गहराई चुन सकते हैं। आप कह सकते हैं कि मैं 4 ही टॉपिक कराऊंगा, 6 ही टॉपिक कराऊंगा, और उन 6 टॉपिक्स में मैं गहराई से उसको कराऊंगा। हाँ, आप कहेंगे कि भाई मैं कैसे करा सकता हूं, मैं तो टीचर हूं, मैं तो उस्ताद हूं, ये तो प्रिंसिपल जो हैं, जो मैनेजर्स हैं, ये बड़ा तंग करेंगे मुझे, ये कहेंगे पूरा पूरा सिलेबस कराइए। तो कुछ ना कुछ हमें मैनेजर्स को भी बदलने का काम करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि, और फरा जानती हैं, बहुत अच्छी तरह से जानती हैं, कि कई बार मैनेजर्स को भी
पता ही नहीं होता कि टीचिंग है क्या, कैसे क्लास चलती है। तो हमें भी मैनेजर्स को एडुकेट करना चाहिए। और वक्त के इशू पे मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर आप 15 टॉपिक्स में से एक टॉपिक भी इस तरह से करा दें और वो बच्चे सैटरडे को, संडे को, हफ्ते के रोज, इतवार के रोज, छुट्टी के रोज, कभी और शाम को, दोपहर को ये थोड़ा थोड़ा अपनी तहकीकात करें, तो इससे उनका एक प्रोजेक्ट होगा और उससे बहुत फायदा होगा। तो वक्त की बात तो ये है। दूसरा, आपने कहा कि वो चित्रपुर में जाते हैं बड़े बुजुर्गों के पास, एक बुजुर्ग कुछ कहते हैं, दूसरे कुछ कहते हैं, तो बच्चा कैसे तय करे कि क्या चीज सही है? तो ये तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि लोग ऑपोजिट चीजें कह रहे हैं। ये तो वही हुआ ना, देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरप्रिटेशंस, देयर इज कंट्रोवर्सी। तो इससे तो डरना नहीं चाहिए सोशल साइंटिस्ट को। वी शुड एम्ब्रेस द आइडिया ऑफ कंट्रोवर्सी, बिकॉज ये तो हमारा नमक है। तो आप बच्चों को कहिए कि भाई आप तय कीजिए, आप बच्चों के साथ की मदद कीजिए तय करने में कौन सही बात कह रहा है। उनसे पूछिए, लोगों से, बुजुर्गों से, कि भाई आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, आप जो कह रहे हैं उसके पीछे आप इस क्लेम को कैसे डिफेंड करेंगे। आप एक दलील दे रहे हैं, आप एक बात कह रहे हैं, एक चीज असर्ट कर रहे हैं, आपकी एक स्टेटमेंट है, एक पोजीशन है, आप एक मुद्दे पे रोशनी डाल रहे हैं। तो आप ये बताइए कि ये बात आपकी सही क्यों है, या आपकी बात क्यों मानी जाए। तो वो बताएंगे, जो दूसरी पार्टी है वो दूसरी तरह से बताएगी। तो फिर बच्चों को कहिए कि इसमें देखिए, आप इसमें असेस कीजिए, इसको तोलिए, और जब आप तोलेंगे तो आप समझ आएगी कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। तो यहाँ पे एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप बच्चों से ये बात कर सकते हैं कि ये जो असर्शन है एक्स की, इसके पीछे क्या फैक्ट है, उस फैक्ट के पीछे क्या एविडेंस है, हकायत क्या है, सबूत क्या है। इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ट्रेनिंग द चाइल्ड। और अगर किसी कंक्लूजन पे नहीं आप पहुंच पाते हैं आपके बच्चे, तो डरिए मत, कोशिश कीजिए कि वो किसी कंक्लूजन पे पहुंचे। कॉम्प्लेक्स कंक्लूजन हो, ऐसा बहुत अच्छा है अगर हो, सोफिस्टिकेटेड कंक्लूजन हो। लेकिन अगर वो नहीं भी पहुंच पाते हैं शुरू में, तो डरिए मत। आहिस्ता आहिस्ता उनको समझ आ जाएगा कि उस जो समाजी असलियत है, उसकी जो फजीनेस है, उसका जो धुंधलापन है, उस धुंधलेपन के साथ कैसे डील करना है हमने। और अगर आप कोई कॉन्क्रीट बात बता सकते हैं मुझे कि देखिए यहां कंफ्यूजन हो गया, दो लोगों ने ये चीज कही, ये दो चीजें अपोज टू ईच अदर हैं, यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया, अब हम क्या करें। अगर आप कॉन्क्रीट मिसाल मुझे देते हैं तो मैं आपको कॉन्क्रीट जवाब दूंगा कि उसको कैसे रिजॉल्व करना है। जैसे मेरे क्लास में बच्चे किसी कंक्लूजन में आते हैं तो मैं आने भी नहीं देता हूँ, बल्कि उनको और कंफ्यूजन में डालता हूँ, ताकि वो, क्योंकि जब किसी कंक्लूजन में फौरन आ जाते हैं तो फिर वो उसको और मजीद नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो मजीद लाइब्रेरी की तरफ उनको ले जाने के लिए उसमें और कंफ्यूजन क्रिएट कर देता हूँ। करेक्ट। बट वो जो कंफ्यूजन आप क्रिएट करते हैं ना, मेरा कहना ये है कि उसमें ये भी दिखाइए कि बच्चों की मिसकंसेप्शन या एरर क्या है। जी जी सही। तो उस कंफ्यूजन को, अगर आप कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं सिर्फ इसलिए कि हम बता पाए कि हमारी थिंकिंग में, हमारी सोच में गलती क्या हो रही है, एरर क्या है, तो सही है। लेकिन अगर हम कंफ्यूजन, महज कंफ्यूजन के लिए क्रिएट करें और ये फिर कह दें भाई ये तो पता नहीं यार, ये हिस्ट्री वाले, सोशियोलॉजी वाले पता नहीं क्या करते हैं, बड़ी कंफ्यूजन है, हमें तो इसको रिजॉल्व करना आता ही नहीं है, एक आदमी ये कह रहा है, दूसरा आदमी ये कह रहा है, दोनों राय अपनी अपनी जगह ठीक है, चलो सब ठीक है, तो वो कंफ्यूजन में ही फिर डूबे रहेंगे। क्योंकि एक फ्रांसिस बेकन ने कहा था ना, ट्रूथ अराइजेस मोर इजीली फ्रॉम एरर देन फ्रॉम कंफ्यूजन। सो यू हैव टू यूज द कंफ्यूजन टू शो द मिसकंसेप्शंस एंड द एरर्स। यस। जी।
डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि तारीख को लेकर जो ऐसे फैक्ट्स जो ठोस हों और उसमें कोई डाउट नहीं हो, यूनिवर्सल हो काइंड ऑफ, अगर बच्चों को उनकी नेसेंट स्टेज में पता चले कि उनका जो हेरिटेज है वो वैसा नहीं है जैसा वो आज अपने आप को महसूस करते हैं कि वो अच्छे हैं या जैसे भी हैं, अगर वो जो हिस्टोरिकल फैक्ट है वो डिस्टर्ब करने वाला हो, और न सिर्फ हिस्टोरिकल फैक्ट बल्कि कुछ सोशियोलॉजिकल फैक्ट्स भी होते हैं, चाहे अगर वो बच्चे के अतराफ में ना हो बल्कि कहीं और हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसके हेरिटेज से ताल्लुक रखता हो, तो ये जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है साइकोलॉजी पर, और इनफैक्ट फैक्ट को कबूल नहीं करने पर भी वो हो सकता है कि आमादा करे बच्चे को, हालांकि वो उसको मालूम है कि वो फैक्ट है, लेकिन फिर भी वो उससे बचना चाहता है। तो इस मसले को कैसे समझें और इसको कैसे एड्रेस करने की कोशिश करें? जी जी, बहुत ही आपके सारे सवाल बहुत ही उम्दा हैं, बहुत उम्दा हैं, और ये भी बड़ा उम्दा सवाल है। देखिए, ये बात हमारे सामने आई थी खास तौर पे जब हमने 2005 के बाद हिस्ट्री की किताबें बनाई और सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, समाजी और सियासी जिंदगी, ये एक मजमून बनाया 6ठी 7वीं 8वीं के लिए, और इन पे किताबें भी बनी। तो जब वो किताबें बनी तो ये बात हमारे सामने आई और लोगों ने कहा कि देखिए, बड़े अनकंफर्टेबल फैक्ट्स होते हैं, कुछ बच्चों को वो मंजूर वो नहीं करेंगे इन फैक्ट्स को, और उनको दिक्कत होगी इनको समझने में। तो या फिर ये होगा कि कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो समाज में कॉन्फ्लिक्ट है, उस कॉन्फ्लिक्ट को उभार रहे हैं, उस कॉन्फ्लिक्ट की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट्स को, झगड़ों को तो हमें दबा देना चाहिए कालीन के नीचे। हम झगड़ों की बात क्यों करें? हम तो बस ये बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, हमारा ऐन क्या कहता है, और एक ये कहें कि भाई हम सब में हार्मनी होनी चाहिए। हम जो असलियत जो रियलिटी है समाज की, उसको एनालाइज ही क्यों करें? तो ये बात उठी थी और इसका जवाब यही है कि भाई देखिए, कुछ चीजें डिस्टर्बिंग हो सकती हैं, लेकिन अगर हम स्कूल में और क्लास में उन डिस्टर्बिंग फैक्ट्स को के साथ डील नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं है कि बच्चे को उन फैक्ट्स का पता नहीं चलेगा। दूसरे जराए से, कहीं और से, किसी और जगह से कई जरिए हैं जहां से उस बच्चे को उन फैक्ट्स का पता चल जाएगा, उन प्रैक्टिसेस का पता चल जाएगा। अगर हिंदू ऊंची जाति के जो लोग हैं, जात बिरादरी ऊंची है उनकी, वो दलितों के हाथ का या मुसलमानों के हाथ का पानी नहीं पीते, उनके साथ खाना नहीं खाते, तो ये हर मुस्लिम और हर हिंदू बच्चे को पता है। अब अगर इस फैक्ट के बारे में, डिस्टर्बिंग फैक्ट है बच्चे के लिए ऑब्वियसली, हाँ, लेकिन अगर हम इसके बारे में क्लास में डिस्कशन नहीं करेंगे तो हम ना तो सोसाइटी के स्ट्रक्चर को समझ पाएंगे और ना ही ये सोच पाएंगे कि ये गलत कैसे है, क्यों है, हिस्ट्री में कब तक ऐसा चलता आया कि रेलवे स्टेशनों पर भी हिंदू पानी मुस्लिम पानी अलग अलग था, कब ये खत्म हुआ? और रेलवे स्टेशन पे तो खत्म हो गया, लेकिन हमारी जिंदगी के और कई पहलू हैं, उनमें अभी भी है, तो इसको कैसे खत्म करना चाहिए, इस बात पे हम बच्चे को तैयार ही नहीं कर पाएंगे ना, उसको एक प्रोग्रेसिव सोच दे ही नहीं पाएंगे, तरक्की पसंद समझ उसकी बनेगी ही नहीं। उसका कोई पर्सपेक्टिव में, देखिए, एक चीज जो मैंने नहीं कही वो ये है कि एक लार्जर ह्यूमनिस्ट पर्सपेक्टिव भी है ना, जो सोशल साइंस बनाती है, तो वो काम हम कर ही नहीं पाएंगे। तो एक तो मेरा जवाब ये है। दूसरा जवाब मेरा ये है कि आपने हेरिटेज की बात की, आपने कहा कि बच्चे को हम ऐसे फैक्ट्स दें जो इतने ऑब्जेक्टिव हों कि उसको समझ आ जाए कि उसकी हेरिटेज क्या है। तो हेरिटेज का जो सवाल है ना, वो भी पेचीदा है। अमूमन लोग समझते हैं कि हेरिटेज तारीख से निकल के आ रहा है, तारीख हमें हेरिटेज पेश कर रही है, हमारा माजी जो है वहां से हेरिटेज बन रहा है, लेकिन हेरिटेज सिर्फ माजी से नहीं बनता, हेरिटेज बनता है पास्ट से जरूर बनता है, क्योंकि पास्ट जो है, जो हमारा माजी है, कुछ चीजें हमें, कुछ कल्चरल प्रैक्टिसेस, मटेरियल प्रैक्टिसेस, बिल्डिंग्स वगैरह वगैरह, चाहे वो मटेरियल हेरिटेज हो
चाहे वो आइडिएशनल हेरिटेज हो, वो पास्ट उसको जरूर इन्फ्लुएंस करता है, लेकिन हेरिटेज बनता है प्रेजेंट के की जो हमारी नजर है, जो हमारी आज इस वक्त जो हमारी नजर है, जो समझ है, उसमें और पास्ट में जो इंटरप्ले होता है, उससे हेरिटेज बनता है। मिसाल के तौर पे जलियांवाला बाग अमृतसर हिंदुस्तानियों के लिए एक हेरिटेज साइट है, और वहां पे कौन मरे थे 1919 में, कौन खत्म हुए थे? हिंदू भी, सिख भी, ईसाई भी और मुसलमान भी। और वो जो मुसलमान, बहुत से मुसलमान जो वहां पे शहीद हुए थे 1919 में जलियांवाला बाग में, उनके आगे बच्चे, उनकी आगे नस्लें आज पाकिस्तान में हैं, क्योंकि अमृतसर बिल्कुल बॉर्डर के करीब है। जब पाकिस्तान बना तो बहुत से अमृतसर के बाशिंदे वहां लाहौर की तरफ चले गए, तो वो आज पाकिस्तानी है। पाकिस्तानियों के लिए वो हेरिटेज साइट नहीं है जलियांवाला बाग, हमारे लिए है। तो मतलब ये हुआ कि सिर्फ पास्ट जो है, जो सिर्फ हिस्ट्री है, तारीख हेरिटेज नहीं बना रही है। सिर्फ हेरिटेज तो हम अपनी जो प्रेजेंट में पोजीशन है, जो हिंदुस्तान की रियासत की पोजीशन है नेशनल मूवमेंट को लेके, उससे हमारा हेरिटेज बन रहा है। जो पाकिस्तान की रियासत है, उनकी जो ऑफिशियल पोजीशन है, जो उनकी सरकारी पोजीशन है कौमी मुहिम को लेके, उससे उनका हेरिटेज बन रहा है। तो हेरिटेज कई बार सिर्फ हिस्ट्री से नहीं बनता है, बल्कि हिस्ट्री और प्रेजेंट के इंटरप्ले से हम हेरिटेज के तस्वुर को बनाते हैं। और उसमें जैसी कई और चीजों में रियासत का जो रोल है, रियासत का किरदार क्या है, वो बहुत अहम हो जाता है। जी शुक्रिया। ठीक है जी। सर मेरा एक सवाल है, मेरा नाम फरहान सुबह झारखंड से बोल रहा हूँ कि हिस्ट्री में खास तौर पे ऐसा होता है कि फैक्ट्स कुछ हैं, लेकिन उसको जिस तरह से किताबों में लिखा गया है उससे अलग अलग नुक्ते नज़र सामने आता है। मिसाल के तौर पे हमारे स्कूल का जो करिकुलम है इंडिया में, तो बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जो एक खास कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन चलाती है। उस स्कूल के बच्चों को जब हिस्ट्री पढ़ाई जाती है मिडीवल इंडिया की, तो उसमें एक खास नुक्ता नज़र उनको दिया जाता है कि मिडीवल इंडिया के जो दिल्ली सल्तनत के रूलर्स थे, दे वर ब्रूटल, दे अटैक्ड everyone who were not Muslim and destroyed their religious places and all. लेकिन हकीकत में वो सारी बातें वो सही नहीं रहती हैं, उसमें बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के वो एक खास मकसद के तहत वैसी टेक्स्ट बुक तैयार की जाती है और पढ़ाई जाती है। अब अगर मैं किसी बच्चे को पढ़ा रहा हूँ और वो बच्चा उस खास आइडियोलॉजिकल स्कूल से आता है, तो उसके जहन में फॉर एग्जांपल औरंगजेब को या टीपू सुल्तान को लेकर के एक समझ है कि वो लोग अच्छे लोग नहीं थे। तो मैं उससे जब बात करूंगा तो कैसे उसको समझा पाऊंगा, क्योंकि उसने तो पूरी अपनी टेक्स्ट बुक वैसी पढ़ रखी है। तो ये उसको इस पे जरा आप रोशनी डालें। जी, तो फरहान साहब, ऐसा है कि ये जरूर सही बात है कि हमारी जो तारीख है उस पे फिरका परस्ती का एक असर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिरका परस्त नजर से लिखने वाले लोगों की मुखालफत भी की गई है, और खासकर हिस्ट्री में, क्योंकि हिस्ट्री हिंदुस्तान में एक लेफ्ट माइंडेड डिसिप्लिन भी रहा है। और ये फॉर्चुनेट बात है कि रोमिला थापड़, इरफान हबीब, बिपिन चंद्र, सतीश, सुनील कुमार, बहुत से ऐसे तारीखदान हैं, सुमित सरकार, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस इशू के साथ एंगेज किया है कि हिस्ट्री को कैसे कम्युनलाइज किया गया है हिंदुस्तान में, और उन्होंने बहुत अच्छी ऑल्टरनेटिव हिस्ट्रीज लिखी हैं। और अगर आप टेक्स्ट बुक्स की बात करें तो टेक्स्ट बुक्स में भी
हो सकता है कि गुजरात या मध्य प्रदेश की जो किताबें हैं, मैंने खुद उनको देखा है, कुछ रिसर्च भी की थी, तो वो कम्युनल हैं। जो मौजूदा किताबें हैं 2010 के बाद वो बनी थी, लेकिन 2005 के बाद एनसीईआरटी की किताबें बनी हैं, 2005 के नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के बाद, वो मुझे नहीं लगता है कि फिरका परस्त नजर से चीजों को देखती हैं। तो हमारे पास स्कूल के लेवल पे भी ऐसी टेक्स्ट बुक्स हैं जो बेहतर हैं, जो अच्छी हैं, जो हिस्ट्री को कम्युनलाइज नहीं करती हैं। तो पहली बात तो है कि हमें उन्हें देखना चाहिए, उन्हें पढ़ना चाहिए। और फिर टेक्स्ट बुक्स के आगे जाके अगर हम देखिए, किसी भी टीचर को ये निहायत जरूरी है। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि कई बार स्कूल टीचर्स कहते हैं कि साहब हम हिस्ट्री के टीचर हैं, मतलब हम पेडागॉग हैं, हम हिस्टोरियन नहीं हैं। तो ये हो नहीं सकता है कि आप हिस्ट्री ना जानें लेकिन आप हिस्ट्री एडुकेटर अपने आप को कहलाएं। तो आपको जो यूनिवर्सिटी के मुकाले हैं, जो यूनिवर्सिटी लेवल की हिस्ट्रीज हैं, उनको देखना होगा, उनके साथ एक्टिवली एंगेज करना होगा, और उस लेवल पे आपको बहुत सी चीजें मिलेंगी जिनके जरिए आप इस कम्युनलाइजेशन ऑफ मिडीवल हिस्ट्री को सही कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। आपने औरंगजेब की बात की, मैं सिर्फ बहुत कम वक्त है तो मैं 2 जुमले बोलूंगा कि औरंगजेब को लेके बहुत सी कॉम्प्लेक्सिटी है। उस कॉम्प्लेक्सिटी को उभारना हमारा काम है। मिसाल के तौर पे जितने भी मुगल बादशाह थे उनमें सबसे ज्यादा हिंदू मनसबदार औरंगजेब के थे। इतने हिंदू मनसबदार अकबर के नहीं थे, जहांगीर के नहीं थे, शाहजहां के नहीं थे, औरंगजेब के थे। अब अगर मुझे ये फैक्ट पता हो तो मैं इसका एक सही इस्तेमाल कर सकता हूं ना। तो अक्सर मैं ये इसमें से ये बात निकाल रहा हूं, ये बात कहना चाह रहा हूं कि अगर हम तारीख में जो फिरका परस्त नजर है उसको उसके साथ एंगेज नहीं कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे पास ऑल्टरनेटिव हिस्ट्रीज नहीं है, हम उनके बारे में जानते नहीं हैं। हम एक ऑल्टरनेटिव नजरिए को समझते नहीं हैं कि उन लोगों ने, दूसरे लोगों ने, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लोगों ने, जेएनयू के लोगों ने, जामिया मिलिया के लोगों ने, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लोगों ने हिस्ट्री को किस तरह से देखा है। अगर हम वो हिस्ट्रीज पढ़ें तो हमें एक ऑल्टरनेटिव सेट ऑफ फैक्ट्स, आर्ग्यूमेंट्स, कंसेप्शन मिलेगा और हम इस पोजीशन को क्वेश्चन कर पाएंगे। जी शुक्रिया सर। डॉक्टर साहब, एक मुजाहिद आप कुछ पूछ रहे हैं? जी 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 अब्दुल साहब जी। एक चीज ये है कि हम जो पढ़ते हैं किताबों में और जो कुछ भी प्रिंटेड स्टफ होता है तारीख को लेकर, इवन सोशियोलॉजी को लेकर, वो अक्सर या कई बार ऐसा होता है कि अपने इलाके को लेकर कम होता है। अगर मिसाल के तौर पर मैं अपनी मिसाल लूं तो मैं जिस जिले से हूं उस जिले से सर? मैं तेलंगाना रियासत जगतियाल जिला है जी 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 मेरा। यहाँ के सिलसिले में मुझे कम ही पढ़ने को मिलता है, चाहे वो सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट से हो या तारीखी एस्पेक्ट से। तो उसको लेकर हम कैसे एक्सप्लोर करें उस चीज को? उसके लिए कोई मॉडल बेहतर होगा ये क्या? नहीं, मॉडल तो नहीं, उसके लिए तो 2 चीजें हैं कि या तो आप जो सवाल है इसी से जुड़ता हुआ जी ये सोशल साइंस रिलेवेंट नहीं होता है हमारे नजदीकी चीजों से, मतलब आसपास की, वो कैसे, उसी सवाल से मुझे लगता है कि ये मेरा छोटा सा सवाल रिलेवेंट नहीं है। जी 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 तो पहले तो मैं अब्दुल साहब की बात का जवाब दे दूं कि देखिए, एक तो फिर से अगर आप यूनिवर्सिटी लेवल रिसोर्सेज में जाएंगे, लिटरेचर पढ़ेंगे, सोशियोलॉजिकल लिटरेचर, तो हो सकता है कि आपको तेलंगाना के इलाके के बारे में बहुत सी चीजें मिलें जो कि स्कूल टेक्स्ट बुक्स में नहीं मिलेंगी। उसमें आपको ये भी हो सकता है कि किताबों के आगे
जो लर्नेड आर्टिकल्स हैं उस लेवल पे देखना होगा चीजों को। अब ये मैं समझ सकता हूँ कि अस्तदा के लिए मुश्किल होता है। आमतौर पे टीचर, स्कूल टीचिंग का इतना लोड होता है, इतना वजन होता है कि टीचर के पास वक्त नहीं होता कि वो ये सब चीजें कर सकें। लेकिन एक तरीका वो है। दूसरा तरीका यह है कि जो ब्रॉड थीम्स आपके सिलेबस में हैं या किताब में हैं, उनको आप अडेप्ट करें लोकल सोसाइटी को समझने के लिए। मिसाल के तौर पे, और ये जो दूसरा सवाल आया था सलमान साहब का, उसका भी मैं जवाब दूं। नहीं, सलमान साहब का नहीं था, किसका था? साजिद साहब का। तो मैं उसका भी जवाब दे दूं। वो ये कि आप दिमाग से उतर गई बात। क्या बात हो रही थी? साजिद साहब फिर से एक बार बोलिएगा अपना सवाल। कॉन्टेक्स्ट पे नहीं, रिलेवेंट, मतलब जो आसपास के इलाका है, चीजें हैं, उससे हाँ, मुझे याद आ गया। तो मिसाल के तौर पे अगर मैं सोशियोलॉजी की बात करूं, तो मैंने देखा है कि 11वीं 12वीं में सोशियोलॉजी पढ़ाई जाती है और इस तरह के टॉपिक्स हैं कि भाई यहाँ पे जो गांव हैं हमारे हिंदुस्तान के या बड़े सगीर के, उनमें नॉन मार्केट एक्सचेंज रिलेशनशिप्स कैसी हैं, यानी कि यजमानी सिस्टम कैसे चलता है। गांव का नाई जो है आपके बाल काटता है, तो उस बाल काटने के लिए वो कितने पैसे आपसे लेता है, और वो जो उसका रेट है बाल काटने का, वो क्या डिमांड और सप्लाई के इंटरप्ले से बन रहा है या कहाँ से बन रहा है? वो रिवाज से बन रहा है, कस्टम से बन रहा है, रीति रिवाज से बन रहा है। तो ये यजमानी व्यवस्था जिसको कहते हैं, यजमानी निजाम जिसको कहते हैं, इसके बारे में एक टॉपिक है और स्कूल में बातचीत होती है। अब आप इसमें ये कर सकते हैं, मैं सिर्फ ये मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ, आप ये कर सकते हैं कि आप अपने इलाके में बच्चों को कहें कि भाई यहाँ का सिस्टम क्या है, इस गांव में ये नॉन मार्केट एक्सचेंज रिलेशनशिप्स कैसे चलती हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अगर मैं गांव में रहता हूँ 10 दिन हर माह, तो मैं देखता हूँ कि नाई अगर बाल काटता है तो उस बाल काटने की जो वो रेट जो लेता है या जो उसको पैसे दिए जाते हैं, वो कोई डिमांड और सप्लाई से कीमत तय हो रही है, ऐसा नहीं है। वो रीति रिवाज से हो रही है। तो कैसे एक्सचेंज हो रहा है सर्विसेज का, कोई सर्विस हम किसी पेशे के लोगों से हासिल कर रहे हैं या दूध ले रहे हैं गांव में, तो उसकी कीमत कैसे तय हो रही है। या आप अपने गांव में जिस भी इलाके में आप हैं, उस इलाके में आप देखें कि कैसे चल रहा है। आप चाह रहे हैं कि कास्ट सिस्टम कैसे चलता है, तो अपने इलाके में देखें कैसे चलता है। अगर आप देखना चाह रहे हैं कि मौत के बाद जो रिवाज हैं लोगों के, वो ऐसे हैं कि बहुत खर्चीले खर्चा हो जाता है लोगों का, बहुत ज्यादा खर्चा हो जाता है, 4-4 लाख 5-5 लाख मौत पे खर्च कर देते हैं लोग जिनके पास पैसा ही नहीं है। तो वो अपने गांव में वो क्यों सिस्टम चल रहा है, कैसे चल रहा है, उसको कैसे बदला जा सकता है। आप लोकल एरिया में बच्चों को कहें कि उसको स्टडी करें, उसको देखें, उसके साथ एंगेज करें। तो मेरे ख्याल से ऐसा करने में बहुत फर्क पड़ता है। हम भी गांव में स्कूल चलाते हैं, हमने बच्चों को कहा कि भाई देखिए, आप पोस्टल सर्विस कैसे काम करती है ये किताबों में मत पढ़िए, आप गांव के पोस्ट ऑफिस में हम उनको ले गए। हमने डाकिये साहब जो हैं वहां पे उनको यहाँ दावत दी कि आप हमारे साथ आइए, हमारे पास आइए, हमारे यहाँ आइए, आप बच्चों के साथ बात कीजिए। उन्होंने बात की कि डाक कैसे चलती है, कैसे सारा सिस्टम बना हुआ है। तो लोकल लेवल के जो लोग हैं उनके साथ एंगेज कीजिए, उनको स्कूल में लेके आइए। ये थोड़ा सा तो मुश्किल काम है, मतलब आपको थोड़ा क्लास के बाहर वक्त देना पड़ेगा। जैसे सर मुझे लगता है कि बहुत रिलेवेंट है, क्योंकि जैसे मैं एक बार पढ़ा रहा था फैमिली सिस्टम, तो उसमें आया सवाल पेट्रियार्की फैमिली और मैट्रियार्की फैमिली। तो मैंने समझाया, फिर बच्चों से पूछा कि आप बताएं कितने यहाँ पे ऐसे हैं जो मैट्रियार्की फैमिली है, कितने हैं जो पेट्रियार्की है। तो सब ने उठाया, ऑलमोस्ट 90% ने पेट्रियार्की, फिर एक ने उठाया मैट्रियार्की। फिर मैंने सवाल किया कि मेजॉरिटी ऑफ फैमिलीज पेट्रियार्की क्यों है और सिर्फ एक ही आदमी ने ऐसा क्यों उठाया है सवाल। तो मेरे बच्चों से इंगेज होके उन्हीं की फैमिली में जंप करके
उस सिस्टम को समझाया, फिर उसी से सवालात पूछे। फिर वो जो मेटेरियल की फैमिली वाला बच्चा था उससे पूछा कि ये मसला है सर, ये प्रॉब्लम है सर, फिर चीजें समझ में आई। जी बिल्कुल बिल्कुल, मेरा ख्याल ये बहुत अच्छा तरीका है। एक्सक्यूज मी सर। जी 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 सर गुड आफ्टरनून सर। जी गाजिया साहिबा जी। जी सर गुड आफ्टरनून। जी सर लास्ट टाइम जो आपका क्लास अटेंड की थी, वेबिनार अटेंड किया था, जो फैक्ट्स और परसेप्शंस और प्रेजुडिस और वो सब चीजें मेरे दिमाग में है, तो उसी को लेकर मैं आपसे क्वेश्चन करने की जरूरत कर रही हूँ कि 1857 वाला जो है कि इंडिया की हिस्ट्री में ये बताया गया कि 1857 द फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। इस पे अपन लास्ट टाइम भी बात कर चुके। मैं क्वेश्चन मैं पर्सनली आपसे जानना चाह रही हूँ, डू यू अग्री विद दिस कोटेशन के 1857 वाज द फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया? जी और इफ यू अग्री देन प्लीज जस्टिफाई, क्योंकि मैं तो अग्री नहीं करती उस बात से। जी पहले भी जी। तो इसके इस सवाल के ना दो एस्पेक्ट्स हैं गाजिया साहिबा। एक तो ये है कि वो फ्रीडम स्ट्रगल फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस फ्रीडम स्ट्रगल थी या फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी या नहीं थी, इस तरह की चीज। वो एक म्यूटनी थी सिपाहियों की, या वो एक बस रिबेलियन था, एक बगावत था, एक गदर था, या वो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी। अब वो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्यों कहा जा रहा है, इसमें भी दो तीन परत हैं। एक तो ये है कि वो क्या ऑल इंडिया मूवमेंट थी, या हिंदुस्तान के बहुत से इलाकों में हुई, या सिर्फ शुमाल में और मरकजी हिंदुस्तान में हुई, नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में। तो पहले तो ये समझ थी हिस्टोरियंस की कि वो ज्यादातर नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया तक महदूद रही। लेकिन इधर अमर फारूकी वगैरह कुछ ऐसे तारीखदान हैं जो अब देखने लगे हैं, कहने लगे हैं कि इसकी जी शबीर साहब। हाँ सर, बोल रहे थे कि 1857 की बगावत जो थी सर, वो सर मंगल पांडे माने बैरकपुर छावनी से स्टार्ट किए थे। जो वेस्ट बंगाल बैरकपुर छावनी है वहां से स्टार्ट हुई थी। आगे तो थी सर आपको कि चर्बी के लेके माने कि मुसलमान और हिंदू का धर्म के ऊपर ये चीज है सर। जहाँ तक मुझे सर ये है हमारी जानकारी है कि ये तो फौजी बगावत थी। इसको इंडिपेंडेंस डे क्या बोल सकते, इंडिपेंडेंस बोल सकते सर क्या? जी जी, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ ना, आहिस्ते आहिस्ते उस पॉइंट पे पहुंचूंगा। देखिए अमर फारूकी वगैरह भी ये दिखा रहे हैं कि ये हिंदुस्तान के दूसरे इलाकों में भी हुई, सिर्फ बंगाल, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश वगैरह में ही नहीं, लेकिन दूसरे इलाकों में भी इसकी कुछ एकोज मिलती हैं। तो कुछ तो इस तरह का काम अब होने लगा है, ठीक है। तो उसका जो रीजन है, उसका बेस, जो रीजनल बेस है, उसमें अब हिस्टोरियंस कह रहे हैं कि वो थोड़ा बड़ा है, उतना छोटा भी नहीं है जितना हम पहले सोचते थे। तो एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि ये क्या जो मेन इशू है ना, जिसमें मैं आपका मेरी जो अपना व्यू है मैं आपको पेश करूंगा, वो ये है कि भाई देखिए, अगर झांसी की रानी सफल हो जाती, अगर ये लोग सक्सेसफुल होते, तो ये क्या बनाते? राष्ट्र नया नहीं बनाते। ये नया राष्ट्र नहीं बनाते, ये राष्ट्र ही नहीं बनाते, ये कोई राष्ट्र बनाते ही नहीं, ये कोई नेशन बनाते ही नहीं, ये तो अपने पुरानी रियासतें बनाते, ठीक है। तो ये जो excuse me sir, this one we earlier last time I have noted your point. मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मान ले अगर सपोज कि फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल कहा जा रहा है हिस्ट्री की बुक में, मैं बच्चों से भी यही कहती हूँ कि मैं अग्री नहीं करती, क्योंकि इससे पहले भी तो 6, 7, 8 में आप बैटल ऑफ बक्सर एंड बैटल ऑफ प्लासी, फिर उससे पहले नवाब वर्दी अली खान वगैरह वो सब पढ़ चुके हैं। तो क्या उसको भी अगर इसको बैटल मान रहे हम, या रिवोल्यूशन मान रहे, या स्ट्रगल मान रहे, तो वो भी तो पहले हो चुके। मैं ये बताना चाह रही, नॉट एज ए मुस्लिम, नॉट एज ए मतलब बिल्कुल एक ब्रॉड माइंड से मैं आपसे पूछ रही हूँ, एज ए टीचर ही आपसे क्लियर करना चाह रही हूँ कि एम आई राइट टू एक्सप्लेन लाइक दिस?
नहीं, तो वो जो आप कह रही है ना, वो आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि जो कॉलोनियल रूल है, उसके खिलाफ तो बहुत सी मूवमेंट्स, बहुत सी बगावत, बहुत से रिवोल्ट्स, बहुत से विद्रोह पहले भी हुए हैं, ऑफ कोर्स हुए हैं। ठीक है, तो वो तो आपको कहना ही चाहिए, बिल्कुल सही बात है वो। ये कोई पहला विद्रोह थोड़ी ना कॉलोनियल रूल के खिलाफ। लेकिन दूसरी बात ये है ना कि क्या ये लोग इकट्ठे होके एक हिंदुस्तानी मूवमेंट बनाना चाह रहे हैं, ऑल इंडिया मूवमेंट बनाना चाह रहे हैं? तो वो ऑल इंडिया मूवमेंट मेरे ख्याल से तो नहीं है। नहीं। उसमें बस इतना है कि पहले हम कहते थे कि ये नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया तक महदूद है, और उसमें ईस्टर्न इंडिया के हिस्से में लेता हूँ नॉर्थ में ही। लेकिन अब अमर वगैरह कहने लगे हैं कि नहीं, इसको थोड़ा सा साउथ में भी हम देखते हैं चीजें हो रही हैं। और जहां हम पहले सोचते थे कि पंजाब के लोग तो अंग्रेजों के साथ थे, लेकिन पंजाब से भी कुछ सबूत मिले हैं कि मूवमेंट वहां भी चली थोड़ी बहुत। तो उसका जो ज्योग्राफिकल स्प्रेड है थोड़ा बड़ा जरूर हुआ है, और वो उसमें ये भी दिखाया गया है, वो पहले से भी दिखाया गया था कि कई सोशल ग्रुप्स उसमें आते हैं, जमींदार भी हैं, किसान भी हैं, जो कि जो इन रूलर्स का साथ देते हैं, राइट? तो इसलिए वो लोग कहते थे कि हाँ, पहले भी एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स हुई, लेकिन ये देखिए, ये पूरे हिंदुस्तान को लेके या हिंदुस्तान एज अ होल को लेके ये अब मूवमेंट अंग्रेजों के साथ जूझ रही है। पर उसमें मेरा सवाल, मेरी इशू ये है, मैं जो कहना चाहता हूँ ये है कि उनके दिमाग में फिर भी पॉपुलर सॉवरेंटी, कि आम आदमी, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये जो आइडियल है ना, मैं ये नहीं कह रहा कि ये रियलाइज हो चुका है, फार फ्रॉम इट। ऐसा नहीं है कि आज जो आम आदमी है वो हाकिम है, बिल्कुल नहीं। लेकिन ये एक आइडियल के तौर पे, एक वैल्यू के तौर पे 1870 से एस्टैब्लिश होता है, और पॉपुलर सॉवरेंटी के बिना कोई नेशनल मूवमेंट हो नहीं सकता है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि ये कोई नेशनल मूवमेंट नहीं है। एंटी कॉलोनियल जरूर है, एंटी कॉलोनियल जरूर है। फिर एक और इसमें एंगल है, देखिए, वो एंगल ये है कि ये एंटी ब्रिटिश है या एंटी कॉलोनियल है। करेक्ट? करेक्ट। कि वो कॉलोनियल सिस्टम को क्या ये पहचानते थे, या सिर्फ उनमें एक जेनोफोबिया था। जेनोफोबिया जो लफ्ज है, उसका मतलब है कि एक ब्लाइंड हेट्रेड। जैसे चीन में बॉक्सर विद्रोह एक हुआ 1900 में। उन्होंने कहा कि भाई, जो भी चीज इंग्लैंड के लोग या फ्रांस के लोग या जर्मनी के लोग या अमेरिकन लेके आए हैं चाइना में, चीन में जैसे माओ कहते थे, 6 फॉरेन पावर्स थे। हिंदुस्तान में तो ब्रिटेन ही आखिर में रह गया ना, लेकिन वहां 6 थे। तो ये जितने भी वेस्टर्नर्स चीन में जो चीजें लेके आए हैं, जैसे कि स्मॉल पॉक्स का टीका, हाँ, चेचक का टीका, तो उसको भी हम अपोज करते हैं, बिकॉज हम सारी वेस्टर्न चीजों को अपोज करेंगे ब्लाइंडली। तो एक जेनोफोबिया है उसमें। वो जो फॉरेनर्स का ऑपोजिशन कर रहे हैं, वो कॉलोनियलिज्म का ऑपोजिशन नहीं है। दे आर नॉट एंटी कॉलोनियल, वो दे आर एंटी फॉरेन। तो ये सवाल उठता है कि ये सवाल उठना चाहिए कि सन 57 का जो गदर है, जो बगावत है, ये एंटी फॉरेन है या एंटी कॉलोनियल है? तो उसमें मुझे लगता है कि दोनों तरह के शेड्स मिलते हैं। कुछ लोग उसमें प्योरली एंटी फॉरेन है, जेनोफोबिक हैं, लेकिन कुछ लोग कॉलोनियल सिस्टम को समझने लगे हैं। लेकिन कॉलोनियल सिस्टम को समझ के भी उनकी सोल्यूशन ये है कि हम पुरानी रियासतें बना देंगे। उनके कोई नई नेशन का तसव्वुर नहीं है। नहीं। और मैं तो ये समझता हूँ, ये मेरी अपनी जाती राय है कि देखिए, ऑल इंडिया भी क्या चीज है ना, मेरे ख्याल से बहुत ढंग से ये कोई ऑल इंडिया मूवमेंट नहीं था, बल्कि हिंदुस्तान की जो कौमियत है, उसकी एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी यही है ना कि बहुत से ऐसे इलाके हैं, नागालैंड है, मिजोरम है, हमारा सारा नॉर्थ ईस्ट है, कश्मीर है, और इलाके मैं सोच सकता हूँ जो एक तरह से इस जो मेन स्ट्रीम हिंदुस्तानी इलाका है उससे कोई इंटीग्रेट नहीं हुए हैं ना, मार्जिन्स पे हैं। तो जब वो आज भी मार्जिन्स पे हैं, तो तब कोई ऑल इंडिया चीज क्या हो सकती थी?
है ना? यस, राइट राइट। सेकंड थिंग ये पूछना चाह रहे थे सर कि आज के जमाने में ऐसे कौन से राइटर्स या पब्लिकेशंस हैं जिनकी बुक सभी लोग पढ़ना पसंद करेंगे, या जिन्होंने फैक्ट भी लिखा हो और सब पसंद करे? देखिए, पहली बात तो यह है कि रिलीजन, नहीं, मैं बिल्कुल आपकी बात समझ रहा हूँ। देखिए, पहली बात तो यह है कि बहुत सी ऐसी किताबें हैं जी, हजारों किताबें हैं जो लोग पसंद करेंगे, जो कि वाकई बहुत अच्छी हैं, लेकिन हर अच्छी किताब ऐसी हो जिससे आप अग्री कर जाएं, ये जरूरी नहीं है। क्योंकि डिबेट जो है ना, डिबेट इज सेंट्रल टू सोशल साइंस। वो डिबेट रहेगा ही रहेगा, वो कभी खत्म नहीं होगा। हमको डिबेट से डरना नहीं है। तो मैं आपको बहुत सी किताबें बता सकता हूँ सारे सब्जेक्ट्स में। शायद गाजिया साहिबा आप हिस्टोरियन हैं, तो मैं हिस्ट्री की किताबें आपको बता सकता हूँ। कोई सोशियोलॉजिस्ट है तो वो उस तरह की किताबें बता सकता हूँ। फिर सोशियोलॉजी भी कितनी तरह की सोशियोलॉजी है, तो किस मौजू पे बतानी है किताबें, किसी भी मौजू पे बहुत सी अच्छी किताबें हैं। और सॉरी जी, यस तो कहने का मेरा, प्लीज कंटिन्यू। हाँ जी, तो कहने का मेरा मतलब है कि वो किताबें हम आपको, आप और लोग भी बता सकते हैं, कुछ मैं भी बता सकता हूँ, लेकिन ये अगर मैं कहूं कि वो सारी किताबें जो हैं उनसे आप उनकी बात मान ही लेंगी, वो वाकई आपको इन्फ्लुएंस करेंगी पॉजिटिवली, और आप सोचेंगे कि वो सही हैं, तो ये कोई जरूरी नहीं है। मिसाल के तौर पे ज्यादातर लोग कहेंगे कि भाई अनिल सेठी ने ये बातचीत की इस फोरम में, तो बातचीत सुनने लायक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सब मुझसे एग्री ही करेंगे। कुछ चीजें है ना, आप नहीं एग्री करेंगे, लेकिन फिर भी मैं उम्मीद रखता हूँ कि मेरी बातचीत सुनने लायक है। तो ये बात है ना, तो इसलिए अब मतलब बहुत सी ऐसी किताबें जो बेहतरीन हैं। दिल्ली सल्तनत पे सुनील कुमार की किताब अच्छी है। मुगलों पे बहुत से लोगों का काम है, इरफान हबीब वगैरह का काम बहुत अच्छा है। फिर नए लोग हैं, उनका काम है। इधर जो फ्रीडम स्ट्रगल है उस पर सुमित सरकार वगैरह का काम बहुत अच्छा है। बहुत से लोग मेरे टीचर्स रहे हैं। अब इनकी हर बात से तो मैं सहमत नहीं हूँ, हर बात से सहमत नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे कहना पड़ेगा कि काम बहुत उम्दा है। क्योंकि उस काम में वो कोशिश कर रहे हैं अपनी दलील के पीछे जो एविडेंस और फैक्ट है उसको पेश करने की, और बड़ा क्लोजली आर्ग्यू कर रहे हैं। नहीं, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का जो फूट है या जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ, इस पर बहुत से लोगों ने बहुत कुछ लिखा, लेकिन कुछ लोग यकीन करते हैं, कुछ लोग उल्टा बोलते हैं। तो उसके लिए जैसे जसवंत सिंह की हम पढ़े तो बोलेंगे नहीं वो ऐसा थे, वो अगर मौलाना अबुल कलाम आजाद की पढ़े तो वो ऐसा था, मतलब नजरिए का वो आ जाता है। तो ऐसी कोई एक खास बुक इंडिया की, यानी कौटिल्य के अलावा, अर्थशास्त्र के अलावा इंडिया की कोई खास बुक जिसको सब हम माने, या अभी फिलहाल जो पॉलिसी आई है एनईपी के उसमें अपन शेयर करना चाहें किसी से? एज ए मुस्लिम नहीं पूछ रही मैं, बार बार मैं आपको ये बता रही हूँ कि यानी दिमाग खुले लोगों का, लोग एक्सेप्ट करें कि हाँ ये फैक्ट्स थे जो अभी एजुकेशन पॉलिसी आई। जी। तो इंडियन हिस्ट्री बहुत लंबी चौड़ी हिस्ट्री है, एक किताब तो है ही नहीं। ठीक है, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसी किताबें बता सकता हूँ जो बहुत बड़े बड़े दौर को लेकर लिखी गई हैं, और जो मैं कह सकता हूँ कि अच्छी टेक्स्ट बुक्स हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उपिंदर सिंह ने किताब लिखी है एंशिएंट इंडिया और अर्ली मिडिवल इंडिया पे, जो एक टेक्स्ट बुक की शक्ल में है। पियर्सन ने उसको छापा है, उसको ढंग की किताब माना जाता है। ठीक है, फिर कैम्ब्रिज इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के 2 वॉल्यूम्स हैं। पहला वॉल्यूम जो है वो हमारे मिडिवल इंडिया पर है। इरफान साहब ने उसको एडिट किया है, बहुत पहले एडिट किया था, पुरानी किताब है, लेकिन आज तक उसको एक ढंग की इकोनॉमिक और सोशल हिस्ट्री किताब माना जाता है। इरफान हबीब, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के। फिर 18वीं सदी पे इरफान हबीब के ही थीसिस को मुजफ्फर आलम ने, जो उनकी शागिर्द थे, क्वेश्चन किया। मुजफ्फर आलम के साथ क्रिस बेली, जो मेरे उस्ताद थे, उन्होंने भी 18वीं सदी पे कुछ लिखा, रूलर्स, टाउन्समैन, बाजार्स।
मुजफ्फर आलम ने जो किताब लिखी वो मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के बारे में और 18वीं सदी के समाज और 18वीं सदी की सियासत के बारे में है। तो इन दोनों किताबों को 18वीं सदी की जो तारीख है उसे लेकर ढंग का माना ही जाता है। ओके, थैंक यू सर। इसी तरह से मैंने कहा कि 1885 से लेकर 47 तक बहुत अच्छी टेक्स्ट बुक सुमित सरकार की है मॉडर्न इंडिया पर, उसको बिल्कुल आज तक ढंग का माना जाता है। 1983 में लिखी गई थी, बीच में 1-2 बार रिवाइज हुई है, लेकिन आज तक उसको, हाँ ये है कि वो थोड़ी डेटेड है अब, मतलब थोड़ी पुरानी हो गई है, नई रिसर्च आ गई है। तो नई रिसर्च जो आई है वो भी कई किताबों, कई मुकाले, कई आर्टिकल्स की शक्ल में है। तो फिर आपको अगर बिल्कुल लेटेस्ट चीजें देखनी होंगी तो आपको सिर्फ किताब ही नहीं लेकिन आर्टिकल्स के लेवल पे जाना ही होगा। और कई बार मैं आपको एक और बात बड़े दिलचस्प बताऊं। एक बार क्या हुआ कि एक सेमिनार हो रहा था कैम्ब्रिज में और किसी ने क्रिस बेली से पूछा कि भाई आपकी किताब की मेन आर्गुमेंट्स क्या हैं। तो मैंने हाथ उठा दिया, मैंने कहा अच्छा मैं बताता हूँ कि इनकी आर्गुमेंट, मेन आर्गुमेंट्स इनकी किताब की क्या हैं। मैंने बताई तो क्रिस बेली ने कहा कि भाई देखिए मैं तो इस तरह से इसको समराइज भी ना कर पाता। तो कई बार इतनी कॉम्प्लेक्स होती है वो रिसर्च कि उसको बहुत आसानी से समराइज कर पाना और ये कहना कि यही एक चीज कही गई है इसमें मुश्किल हो जाता है। एक सेंट्रल आर्गुमेंट निकालना मुश्किल भी हो जाता है कई बार। तो ये फजीनेस है ऐसे इन सब्जेक्ट्स में और उस फजीनेस को समझना निहायत जरूरी है। और कई ऐसे सवाल होते हैं जिनका जवाब ही नहीं होता हमारे पास, जवाब हो नहीं सकता कई बार। और कई बार एविडेंस इतना कन्फ्लिक्टिंग होता है कि किसी एक निचोड़ पे पहुंचना मुश्किल भी होता है। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जिनको हमें अपने दिमाग में बिठाना चाहिए कि इस चीज से हमें घबराना नहीं है। जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब का। वक्त काफी हो चुका है, हमको समाप्त करना है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मतलब आपने बहुत ही कीमती वक्त हमें 2 मरतबा दिया दोनों हफ्ते। और सोशल साइंसेस के हवाले से परसेप्शन कैसे बनता है, आर्गुमेंट कैसे किए जाते हैं, एनालिसिस कैसे होना चाहिए, सोशल साइंसेस से कैसे इंगेज होना चाहिए, बच्चों को कैसे इंगेज करें, कैसे रिलेवेंट बनाएं, बहुत ही डीपली इंगेजिंग और बहुत ही खूबसूरत बातें हमारे सामने आई हैं। मुझे पर्सनली एज ए टीचर बहुत से नए दरवाजे खुले हैं सोशल साइंसेस को पढ़ाने के हवाले से। बहुत ही इजीनेस महसूस हो रहा है अभी। आपका मैं पूरी टीम की तरफ से अपने दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत ही बेहतरीन सेशन रहा ये दोनों। जी मैं उम्मीद भी करता हूँ नेक्स्ट टाइम भी हमें आपसे तबादला ख्याल करने का मौका जरूर मिलेगा। जी सलमान साहब, और बहुत इंटरेस्टिंग थे आपकी बातें। मैं ऑडियंस का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने पूरे इन्हिमाक के साथ बहुत ही नेचुरली सवालात किए और इंगेज रहा पूरा डिबेट हमारा। सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मैं। इसी के साथ हम इस प्रोग्राम को यहीं पे ख़त्म करते हैं। हमने लिंक्स अपने ग्रुप में डाल दिए हैं, हमारे टीचिंग उर्दू के टेलीग्राम ग्रुप के, व्हाट्सएप ग्रुप के, हमारे वेबसाइट के, हमारे ईमेल आईडी। आप टीचिंग उर्दू के कंटेंट को हासिल करने के लिए या इस ग्रुप से जुड़ने के लिए या इसमें कंट्रीब्यूट करने के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। शुक्रिया। जी तो मैं 2 अल्फाज बोलना चाहता हूँ। एक तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप सबके सवालात बहुत अच्छे थे और बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस जोश से आप ने सवाल पूछे, मुझे लगता है कि पढ़ाने में, पढ़ने में भी आपका बड़ा जोश है ही। अभी मुझसे पूछा गया कि आपका नंबर, तो मैं अपना नंबर अभी बता देता हूँ। 9686088552। मैं कोशिश कर रहा हूँ व्हाइट बोर्ड पे लिखने की। 968608 हाँ, मैं उस डिसेबल्ड है इसलिए मैं कर नहीं सकता। तो अगर कोई व्हाइट बोर्ड ले आए तो मैं लिख दूंगा, ईमेल भी और नंबर भी अपना। 9686088552। 968608 अब शेयर करें व्हाइट बोर्ड।
885552। या दैट्स इट। और ईमेल 2 हैं मेरे, लेकिन आप ये वाला ज्यादा इस्तेमाल कीजिए, anil@pokhramafoundation.org। थोड़ा मुश्किल है ये, ज्यादा आसान है anilaziz@gmail.com। ANILAZIZ@gmail.com। जी, छोटा ए होगा, सब छोटा होगा। जी, सेव कर लिया हमने। anil@pokhramafoundation.org, ये दूसरा है। ANIL@POKHRAMA foundation.org। बेहतर होगा कि आप दोनों ईमेल्स पे भेज दें। जी जी जरूर जी। तो मुझे भी बहुत खुशी हुई आपसे बात करने में, और मैंने भी बहुत सीखा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। आपने इतवार के रोज 2 इतवार निकाले, बड़ी बात है, दोपहर में छुट्टी के दिन। और मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि अस्ता के सामने, स्कूल के जो टीचर्स हैं उनके सामने कितनी मुश्किलें हैं। अच्छा, कितने वो मसरूफ रहते हैं ना। जी जी। हाँ, असाइनमेंट यहाँ दोनों चलाते हैं। जी। ये दोनों ईमेल्स में पहला अनिल का ए जो है छोटा है। जी। ओके सर, अस्सलाम वालेकुम। ओके, वालेकुम सलाम। ओके सर, अल्लाह हाफिज, थैंक यू। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। दोबारा मुलाकात की उम्मीद के साथ विदा होते हैं। जी सलमान साहब, बिल्कुल जरूर।